हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे को कुछ ना कुछ इसमें आइडिया होगा, पता होगा कुछ ना कुछ। तो चलिए आज डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पिछले क्लास हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म किए थे और आज शुरू करने वाले हैं मैटर्स। या आज क्या शुरू करेंगे हम लोग? मैटर, कि मैटर आखिर होता क्या है। ये फुल्ली एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, इसमें नो डाउट, ठीक है। और रही बात क्वेश्चन आने का, तो जो कंपटीशन होते हैं वहां तो क्वेश्चन आते ही हैं। और जो बोर्ड एग्जाम है, जैसे आप मान लिया बिहार बोर्ड लें, तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कुछ आपका कहाँ से होता है? आपका 11 से होते हैं। और इसके अलावा यदि आप सेकेंड ईयर को समझना चाहेंगे, सेकेंड ईयर जैसे पहला ही चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी हो, सेकेंड ईयर के चैप्टर्स को यदि आप सही सलामत अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर आपको 11th का जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है 11th का तो फिर 12th में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाता है कि 11th का पार्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसके वजह से क्लास 12th में बहुत सारे समस्याओं से लड़ना पड़ता है हमें और कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो कॉन्सेप्ट को, धारणा को यदि आपको क्लियर करना है या ठीक से समझना है तो आपको 11th का जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अभी टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटर्स के बारे में। आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा, पूरा क्लियर। कमजोर से कमजोर बच्चे जो हैं वो भी समझ पाएंगे। तो चलिए खाली वीडियो को लगातार ध्यान से देखते रहेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेटर। आज शुरू करेंगे हम लोग मेटर्स। मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। जिन बच्चों को हिंदी चाहिए तो हिंदी हम बोलते जाएंगे, हिंदी आप लिख लेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे, कॉपी कलम लेके सब बैठ जाएं आराम से, ठीक है, कूल होके। और 2-4 मिनट, एक मिनट कम से कम या 40-50 सेकेंड आप क्या करें? मौन रहें और फिर पूरा कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ आप भिड़ जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैटर शुरू करते हैं। मैटर आखिर होता क्या है? तो देखिए, साइंस जो होता है आपको बता चुके हैं कि मतलब साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन है, ये जो स्टडी करते हैं हम लोग इसमें, वो आपका मैटर्स का करते हैं। मतलब आपको शुरू में बता दिया गया कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो मैटर के बारे में जानना, पहचानना, ऑब्जर्वेशन करना, उसका रिएक्शंस देखना ही क्या है? आपका केमिस्ट्री है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैटर्स को समझते हैं। मैटर्स क्या है? तो मैटर्स जो आप देख रहे हैं ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। हम लोग भी क्या है? मैटर। एयर मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या है? मैटर। क्योंकि ये भी क्या करता है? मतलब स्पेस को ऑक्युपाई करता है। स्पेस को क्या करता है? ऑक्युपाई करता है। तो एयर भी क्या हुआ? आपका मैटर हुआ। बोलिए कैसे? तो जैसे एक बैलून लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए? गैस को भरिए। तो बैलून पहले सिकुड़ा हुआ होता है, बाद में फूल जाता है। इसका मतलब फूला क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरा गया और गैस क्या करता है? स्थान को घेरता है। तो गैसेस भी क्या है? आपका मैटर है। गैसेस भी क्या है? मैटर। फिर देखेंगे कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं मैटर्स क्या होता है। मैटर आखिर होता क्या है? तो एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर्स। तो यहाँ बच्चे, यहाँ पे समझना है आपको, ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहे तो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जो पढ़ेंगे हम लोग, है ना, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट,
ये सब, ये मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंड ईयर के सभी चैप्टर्स में लगभग इसका यूज होता है। जैसे सेकेंड ईयर में पहला ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, वहां विदाउट आप मोल कॉन्सेप्ट का उसको समझ नहीं सकते, नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैटर्स आखिर होता क्या है। तो मेरे साथ आप क्या करेंगे, लिखेंगे। मैटर का मतलब क्या है, पदार्थ है। तो क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग, इसको बोल सकते हैं anything which has mass and occupies space is called matter। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि वो भी क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो अभी तो आप क्लास नहीं कर सकते हैं जब तक अलाउ नहीं होता है, जब तक मतलब आपका खुल नहीं जाता है सब कुछ। तो इसलिए आप घर बैठे ही आपका क्या करते हैं, नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और ज्ञान बढ़ाना बहुत ही मतलब अच्छी बात होती है, बढ़ाना चाहिए लोगों को। हर पल हर समय कुछ न कुछ सीखने की चाहत होनी चाहिए हमें। अब यहाँ पे क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, जैसे मान लीजिए ये भी क्या है आपका, ये भी आपका मैटर है, ये भी क्या है आपका मैटर है, ये भी क्या है आपका मैटर है। आपका जो पेन पेंसिल है, किताब बुक्स, सब क्या है आपका मैटर। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है आपका, ये इसमें मास होनी चाहिए और स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, मैटर। मतलब जो भी चीजें आप देख रहे हैं, सब का सब क्या है, मैटर है। सब का सब क्या है, मैटर है। तो क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग विच हैज मास। मास का मतलब द्रव्यमान होता है, ऑक्युपाइज का मतलब होता है घेरना, जगह घेरना, स्थान घेरना। जैसे बुक को आप कहीं पे रखे टेबल पर, तो क्या टेबल का क्या करता है, स्थान को घेरता है। और उसको जब हम तराजू पे तौलेंगे तो उसका मास होगा, इसका मतलब वो क्या है, मैटर है। वो क्या आपका मैटर है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब सारे चीज हमें कुछ न कुछ तो पता है। ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं जानते, आपको पता है। फिर भी जो दिया हुआ है आपका सिलेबस में, उसको एक बार देख लेना, रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखिए क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो आप बोल सकते हैं कोई भी चीज, जिनको हिंदी चाहिए वो लिख सकते हैं, कोई भी चीज है ना, जिनके द्रव्यमान हो, कोई भी चीज जिनके द्रव्यमान हो तथा स्थान को घेरता हो, तथा स्थान को घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप लिख लिए होंगे, लिख लेंगे, है ना। कोई भी चीज जिनके द्रव्यमान हो तथा स्थान को घेरता हो, तथा स्थान को घेरता हो, तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए बच्चे, पदार्थ जो है मतलब देखा जाए तो इसका फिजिकल स्टेट यदि देखा जाए तो इनको तीन भागों में बांटा गया। फिजिकल स्टेट बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैटर नहीं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। यदि उसको पूछा जाता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां लिख देते हैं, मतलब कभी कभी फिजिकल स्टेट की जगह लिख देते हैं अच्छा प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट्स होता है, मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब अवस्था होता है। और दुनिया में कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर्स है, उसका अवस्था डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। टेम्परेचर और प्रेशर पर करता है। अब बोलिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर को बोलते हैं आरटीपी। तो याद रखिएगा, यदि कहीं आरटीपी लिखाई, आरटीपी यदि कहीं दिखाई दे आपको, आरटीपी, तो इसका मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिएगा। और यदि एसटीपी लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस बात को ध्यान देंगे। एक होता है आरटीपी एसटीपी। तो आरटीपी या एसटीपी पर जब वाटर को रखते हैं तो वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे,
यदि हम फ्रिज में ले जाके उसको रख देंगे फ्रीजर में, तो वो क्या होता है, जम जाता है, क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। मतलब उसका टेम्परेचर जो है निकाल दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को देखा जाए तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं। इनके तीन स्टेट होते हैं, तीन होते हैं। पहला का जो नाम है बच्चे वो है आपका सॉलिड। सॉलिड का मतलब सब इससे मतलब फैमिलियर है, सबको पता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस। उसके बाद देखा जाए लिक्विड, दूसरा स्टेट क्या है इसका, लिक्विड है। और तीसरा नंबर जो स्टेट है वो है आपका गैस। ये तीन स्टेट है और तीनों स्टेट जो आपका डिपेंड करता है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है यहाँ पे देखेंगे तो कहने का मतलब एक उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड को यदि हम हीट कर दें, हीट, यहां नीचे लिखेंगे कूल, फिर लिखेंगे आपका, तो ये बदल जाएगा लिक्विड में। चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सॉलिड है, इसको आप हीट करोगे तो ये बदल जाएगा आपका लिक्विड में, और लिक्विड को फर्दर हीट किया जाए, फिर से इसको हीट करेंगे तो ये जो बदल जाएगा आपका गैस में, एक इसमें बदल जाएगा गैस में। इसका उल्टा चले हम लोग, यदि गैस को ठंडा किया जाए, कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा, गैस को यदि कूल करेंगे तो ये बदल जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को यदि फिर से कूल किया जाए तो ये बदल जाएगा सॉलिड में। तो यही चलते रहता है, ये साइकिल आपका चलते रहता है। तो कहने का मतलब आप याद रखेंगे कि जो मैटर्स होते हैं उसका फिजिकल स्टेट्स, उसका क्या फिजिकल स्टेट्स डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो याद रखेंगे सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बदलेगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस बदलेगा, फिर से गैस को कूल करेंगे लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड को फिर से कूल करेंगे तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। इससे पानी है, पानी को आप क्या करेंगे, बर्फ है, आइस, आइस को आप चूल्हा पे चढ़ा दीजिए, गर्म कीजिए, या फिर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए, 0 डिग्री से जैसे पार करेगा वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और मान लिया जाए लिक्विड में बदल गया, उसको जैसे मान लीजिए कोई आइस है, आइस को जब, आइस क्या है, सॉलिड है, उसको हीट करेंगे तो बदल जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को और आगे हीट करेंगे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इस तरह की बात आता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे। चलिए इसका नोट करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोगों ने अभी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे। इनके 3 स्टेट्स होते हैं फिजिकल स्टेट, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा आपका गैस है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको जानकारी है फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। सॉलिड क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, आप क्या करें, इसको नोट डाउन करते रहें, पढ़ते रहें इसको। तो पहला है जो आपका सॉलिड, सॉलिड को क्या बोलते हैं बता दिए, ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस। ठोस को कैसे पहचानेंगे, तो ठोस जिसका जो है मतलब डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप, मास भी डिफिनिट ही होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सॉलिड क्या है आपका। अब इसको सिंपल बेस, सॉलिड का मतलब ठोस होता है। अब इसको एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं, मतलब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको एक ही साथ मिक्स करके नहीं बताया जा रहा है, अलग अलग करके बताया जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेट जो पदार्थ का है वो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस है। इसका पहचानने का तरीका क्या है बच्चे, तो आपको बोले है कि स्टेट मतलब स्टडी ऑफ मैटर्स, मैटर्स के बारे में यदि कुछ भी, अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, फिजिकल के अंदर आता है।
तो देखिए यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, आप बोल सकते हैं इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। मतलब यहाँ सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, डिफिनिट होता है इसका, डिफिनिट मतलब निश्चित, डिफिनिट होता है वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, दोनों ही डिफिनिट होता है, पहला चीज जो है। अब इसको परिभाषा के तौर पे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, द सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, वैसे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड। तो पहला जो पॉइंट है आपका डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट आपका शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेप। बहुत ही सिंपल है। तो पहला जो पॉइंट याद रखना आपको, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है। तो वैसे पदार्थ जिनके निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होते हैं उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। मतलब इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, जो हिंदी लिख लेंगे, निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा देखेंगे। अब इसको दबा के देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, सॉलिड है, ये क्या है आपका, एक सॉलिड है, इसको हम दबा के देखेंगे। मतलब देखिए कोई आपको रटने की जरूरत नहीं, आप सिंपली पदार्थों को देख के बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि किताब में आ गया तो मतलब कहाँ से आया, लोग इसको ऑब्जर्व किया, देखा, पहचाना, उसके बाद बुक में आया एक कॉन्सेप्ट। अब ये सॉलिड है, इसको दबा के देखते हैं, दब रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो इसको दबा सकते हैं क्या, ठोस को दबा सकते हैं, नहीं। अब क्यों नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि ये जो जिससे बना हुआ है, ये जिससे बना हुआ है, इसका जो कण है एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। सटे सटे होने के कारण जब इसको दबाते हैं तो इसके पास अपना जगह को बदलने के लिए, मतलब जिससे भी ये बना हुआ है, इसका अपना जगह बदलने के लिए और स्थान नहीं होता है। इसलिए मतलब इसके जो कण है, इसके जो कण है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो सॉलिड होते हैं बच्चे, उनका जो एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जिससे भी वो बना हुआ है, ये एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। अब एक दूसरे से सटे सटे होने के कारण जब इसको हम दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका शेप में भी कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि दबाने से दबता नहीं है। तो कहने का मतलब दूसरा बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल होता है ये, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया नहीं जा सकता है। तो पहला निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। दूसरा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसको आप दबा नहीं सकते हैं। तो इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग, असंपीड्य। क्या होता है, असंपीड्य होता है। पहला निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन, दूसरा असंपीड्य होता है जिसको आप बोल सकते हैं इसको दबा नहीं पाएंगे आप। और तीसरा पॉइंट यदि लिखेंगे तो ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कठोर होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। तो ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब आसानी से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, इसलिए कठोर बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ठोस है, इसको दबा रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, कठोर है। इसको पटक भी देंगे तो जल्दी टूटता नहीं है, क्यों, कठोर है। उसके बाद देखा जाए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पे जो है दो अणु यहाँ पे एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट। इसका मतलब होता है अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है या लघु होती है। इसका हिंदी लिखिएगा, अंतराण्विक दूरियां लघु होती है। अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, मतलब दो जिससे वो बना है उनके बीच का दूरी बहुत कम होता है। और जब दूरी कम होता है तो फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। मतलब दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, जैसे ये दोनों एक साथ है तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो है बहुत ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं इसको कि अंतराण्विक आकर्षण बल, मतलब अंतराण्विक दूरियां कम होती है, लघु होती है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, अंतराण्विक बल जिसका दूरी कम उसका फोर्स ज्यादा। तो इनके अणु, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके अणु एक दूसरे से सटे होते हैं और सटे सटे होने के कारण इनके बीच लगने वाला जो बल है बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, अलग अलग एटॉम से मिलकर बना है, मान लिया जाए ये जो है अलग अलग एटॉम्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, ये जो पदार्थ है इसके जो एटॉम्स है या मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से सटे सटे हैं। अब जब सटे सटे हैं तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा बहुत ज़्यादा होगा। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच दूरी कम तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो इतना पॉइंट्स याद रखेंगे। आपका जो किताब में जो दिया हुआ है 2 पॉइंट दिया है, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप है, लेकिन और इसमें ऐड कर दिए हम, इनकम्प्रेसिबल होता है मतलब असंपीडीय होता है, रिजिड का मतलब कठोर होता है, इनके अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, इनके अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग गैस के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं गैस के बारे में। गैस, अब देखते हैं गैस क्या है, गैस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ जो गैस ने लिक्विड देखेंगे, दूसरा क्या है आपका लिक्विड। लिक्विड के बाद आपको गैस बताया जाएगा। ये है आपका लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव, फ्लूइड जिसको बोलते हैं। लिक्विड का मतलब द्रव या फ्लूइड, ठीक है, तरल पदार्थ। तो ये फ्लूइड क्या, ये लिक्विड क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, जो सॉलिड है उसका डिफिनिट वॉल्यूम है, डिफिनिट शेप है, लेकिन जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो क्या हो जाता है आपका? डिफिनिट हो जाता है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए आप जो है 1 लीटर पानी लीजिए या आधा लीटर पानी लें, ठीक है, उसको आधा लीटर के बोतल में रखेंगे तो आधा लीटर मतलब स्थान घेरेगा, लेकिन उसको जब, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? आधा लीटर, हाफ लीटर हो गया। उसको यदि बाल्टी में रख दें तो बाल्टी का आकार ले लेगा, लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है कितना रहेगा? हाफ लीटर रहेगा। उसको किसी मतलब लोटा में रख दें तो लोटा के आकार ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? हाफ लीटर रहेगा। मतलब कहीं भी उसको रखें वो अलग अलग शेप का हो जाएगा। जिस आकार के बर्तन में रखेंगे वो आकार वो ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम, इसका जो होता है डिफिनिट एंड इनडिफिनिट शेप। शेप इसका वेरी कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद देखते हैं इसको दबा पाएंगे कि नहीं। तो इसको भी नहीं दबाया जा सकता है, लिक्विड को भी नहीं दबाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन, उसमें क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, अब मुंह को उसका बंद कर दीजिए, ऊपर से दबाइए, क्या पिस्टन जो है उसका अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा। मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ये भी क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल, इसका हिंदी क्या बताए थे? असंपीडीय। याद रखेंगे, ये भी क्या होता है? असंपीडीय होता है, ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, अब देखिए जो आपका लिक्विड होगा इसका जो कण होंगे थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, पूरा सटा हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। कहने का मतलब दो कणों के बीच का जो दूरी है बढ़ जाएगा। दो कणों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? बढ़। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लास लीजिए, इसमें क्या रखा हुआ है? मान लीजिए पानी रखा हुआ है। पानी का है तो H2O, इसमें सिर्फ क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। तो इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का जो दूरी है वो जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, जब दूरी बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा, बल घट जाएगा। अब बल घट जाने के कारण वो क्या करता है? बहने लगता है। वो क्या होता है? बहने लगता है, मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी
आ जाती है, बहने की टेंडेंसी आ जाती है। अब यदि कोई पूछेगा लिक्विड फ्लो क्यों करता है, द्रव फ्लो क्यों करता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि इनके जो अणु हैं वो एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और जब दूरी बढ़ जाते हैं तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल वो कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि ठोस के साथ कंपेयर किया जाए, मतलब सॉलिड के साथ कंपेयर किया जाए, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। तो आप लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर distances are more than solid, मतलब अंतराण्विक दूरियां ठोस से अधिक होता है, अंतराण्विक दूरियां ठोस से अधिक होता है। इसका हिंदी क्या होगा, अंतराण्विक दूरियां ठोस से अधिक होता है। जब दूरी बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। तो सॉलिड के साथ तुलना किया जा रहा है, तो कहने का मतलब सॉलिड के साथ तुलना कर रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में क्या होता है, इसका आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें इसको, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, मतलब इसमें फ्लूइडिटी होता है, इसमें फ्लूइडिटी होता है, मतलब ये फ्लो कर सकता है। जैसे ग्लास में पानी है, उसको नीचे आप डाल देंगे तो यदि ढाल मिलेगा तो क्या होगा, बहना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू। यदि बहने की प्रवृत्ति नहीं होती तो पाइप से हम लोग पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे करते हैं। मतलब लिक्विड क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होता है, मतलब अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, फ्लो कर जाता है। तो आप बोल सकते हैं इट कैन फ्लो, इट कैन फ्लो। इट कैन फ्लो का मतलब यह बह सकता है, ये क्या होता है, यह इट कैन फ्लो मतलब यह बह सकता है। तो अभी अभी हम देखें कि लिक्विड और आपका सॉलिड क्या है, सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे। मतलब इसको बोल सकते द सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप इज कॉल्ड सॉलिड, द सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप मतलब अनिश्चित आकार होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्रव बोलेंगे। तो इसको क्या करें, आप लोग फटाफट इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में लिख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिए है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, आप सुन के उसको लिख लेंगे, जिनको हिंदी चाहिए हिंदी, अंग्रेजी चाहिए तो अंग्रेजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गैस देखते हैं, क्या देखते हैं, गैस। अब गैस क्या होता है, गैस को गैस ही बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। अब इसका देखा जाए, इसका जो है इनडिफिनिट वॉल्यूम भी होगा एंड इनडिफिनिट शेप होगा। दोनों ही इनडिफिनिट होगा। जैसे अब गैस है, 5 लीटर के सिलेंडर में डालेंगे तो वो जो है उसका पूरा आयतन ले लेगा, पूरा जगह घेर लेगा। यदि मान लीजिए कोई स्प्रे है, उसको पूरा रूम में छोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा रूम में फैल जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आपका वॉल्यूम भी अनिश्चित होता है। तो यानी कि यहाँ लिखा हुआ है इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट। तो वैसे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होगा उसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। तो इट हैज इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप। इसका दोनों इनडिफिनिट हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। जो गैस है तो गैस को मतलब जितना भी बड़ा हो क्षेत्र वो क्या करता है, घेर लेता है। दूसरा यदि देखा जाए, इसको दबा के देखेंगे तो बैलून में हवा भरी है, उसको दबाइए, दबता है कि नहीं दबता है, दब जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कण होता है बहुत ही दूर दूर होता है,
जैसे मान लीजिए एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो बीच में क्या है, खाली स्पेस है, बीच में क्या है आपका खाली स्पेस है। जब इसको दबाएंगे तो ये आपका जो है जो एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स अणु जो भी है ये सटना शुरू करेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारा खाली जगह है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं उसको आप दबा सकते हैं, मतलब संपीडीय होता है। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, संपीडीय, मतलब ये कंप्रेसिबल होता है, इसको आप दबा सकते हैं, इसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल। इसका हिंदी होता है संपीडीय, यानी कि जिसको आप दबा सकते हैं, इससे दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, यदि फोर्स की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो गया ना, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो डिस्टेंस जब ज़्यादा है, डिस्टेंस जब ज़्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यदि हम इसको लिक्विड के साथ तुलना करें तो लिक्विड के तुलना में इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या डिस्टेंसेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर मोर देन लिक्विड। यदि लिक्विड के साथ तुलना करेंगे तो लिक्विड से भी ज़्यादा होता है इसका। तो इसका मतलब होता है इसका अंतराण्विक दूरियां द्रव से अधिक होता है, अंतराण्विक दूरियां द्रव से अधिक होता है। अंतराण्विक, इसका हिंदी क्या होगा, अंतराण्विक दूरियां द्रव से अधिक होता है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखें तो क्या होगा, कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। इसीलिए आसानी से क्या करता है, फ्लो करता है, क्योंकि दो पार्टिकल्स से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे को खींचने काम करता नहीं, तो आसानी से मनमानी कर सकता है। तो बोल सकते हैं इसको इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is more than liquid, is more than ये लिक्विड के तुलना में इसका अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। अरे मोर नहीं, लेस होगा, क्या होगा, लेस देन लिक्विड, मतलब इसका अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव से कम होता है, द्रव से कम होता है। मतलब गैस का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है किससे कम होता है, द्रव से कम होता है। तो हिंदी में जो लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव से कम होता है। आगे यदि देखें तो ये बहता है कि नहीं बहता है, बहता है, नहीं बहता तो आंधी कैसे आ जाती है। तो गैस आसानी से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, इट कैन फ्लो वेरी इजीली, इट कैन फ्लो वेरी इजीली, मतलब इसमें फ्लूइडिटी होता है, इसमें फ्लूइडिटी होता है, ये बह सकता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यह आसानी से बह सकता है, ये बहुत ही आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है, बह सकता है। तो ये कुछ हम लोग देखे, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर देखे, और उसका पहचानने का तरीका, मतलब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मतलब मैटर्स पे चलते हैं। मैटर्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो मैटर्स को दो भागों में एक्चुअली बांटा गया है। एक होता है मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर होता है, और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। एक मिक्सचर होता है, दूसरा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं मैटर को, ठीक है। अभी जो देखे थे ये टाइप्स ऑफ मैटर नहीं है, ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर था। ये क्या था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, क्या देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे आपका एट मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पे देखेंगे। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही बड़ा संख्या में, बड़ा बल्क, है ना, बृहद लेवल पे देखेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एट मैक्रो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो मैक्रोस्कोपिक, एट मैक्रोस्कोपिक, और बोल सकते हैं बल्क लेवल, और
बल्क लेवल। अब इसको देख रहे हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पर देख रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा संख्या पे देख रहे हैं, ठीक है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। क्योंकि पदार्थ दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, उसका आकार भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब बृहद होता है या बल्क होता है, यानी कि बृहद स्तर पर इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बृहद स्तर पर, ठीक है। तो सब्सटेंस को, जो मैटर को जो है, दो भाग में आप बांट सकते हैं। मैटर को कितने भागों में बांट सकते हैं आप, दो भागों में बांट सकते हैं। पूरा ही सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, जो कि आपको कुछ जानकारी है इसमें, तो आपका सिलेबस के अनुसार ही बताया जा रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल्स को दो भागों में बांट सकते, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो सेट होता है वो एनसीईआरटी से होता है। तो मेटल्स को दो भागों में, यदि कोई पूछेगा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मेटल्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका है मिक्सचर, एक है आपका मिक्सचर मतलब मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रण। मैटर को पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है, मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पे। पहला है मिक्सचर का मतलब मिश्रण, और दूसरा है आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस। अब आगे की बात करें तो मिक्सचर को फिर से जो है दो भागों में बांट सकते हैं। मिक्सचर को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में फिर से बांट सकते हैं, मतलब इसको जो है दो पार्ट में फिर से भाग सकते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भागों में किस में बांट सकते हैं, देखिए इसको दो भागों में जो बांटेंगे तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा जो भाग है इसका वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो भाग हो गया इसका। अब होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण। होमोजीनियस का हिंदी क्या होता है, समांगी मिश्रण। आपको पता है हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो मैटर को दो भाग में बांट सकते हैं, पहला मिक्सचर है और दूसरा आपका मतलब प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। जैसे बोलते हैं प्योर दूध, मतलब उसमें कोई पानी उनी नहीं मिलाया गया, ठीक है। तो शुद्ध जब बोलते हैं तो उसमें मिलावट नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस समांगी मिश्रण, इसका हिंदी होगा विषमांगी मिश्रण। अब देखा जाए प्योर सब्सटेंस को, किसको, तो इसको तो हम देख लिए। अब देखा जाए प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंस को आप दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो है आपका एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब तत्व, और दूसरा जो है आपका कंपाउंड है। आ रहा है समझ में, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक होता है। तो सिंपल वे में आप समझिए कि एक होता है माइक्रो नहीं, तो यहाँ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, मैटर को आप दो भागों में बांट सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। तो मैटर को आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है आपका मिक्सचर है, पहला क्या है आपका मिक्सचर है, और दूसरा जो है आपका प्योर सब्सटेंस है। क्या आपका प्योर सब्सटेंस है। फिर आप जो है मिक्सचर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आप प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक है आपका क्या चीज़, एलिमेंट्स, और दूसरा है आपका कंपाउंड। दूसरा क्या है आपका कंपाउंड। बहुत ही आसान है, याद भी हो गया होगा आपको। मतलब मेटर्स को दो भाग में बांट सकते हैं, पहला है आपका मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांट सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब इसको क्या करते हैं, एक एक चीज करके आपको बता देते हैं कि भाई मिक्सचर
कैसे पहचानेंगे, ये होमोजीनियस किसको बोलेंगे, हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो आखिर इसके बारे में आपको कुछ कुछ जानकारी है, फिर भी एक बार बता। तो इसका क्या करें आप लोग, इसका आप लोग नोट्स बना लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। यदि हिंदी जानना चाहते हैं तो एक बार और सुन लें, जो हिंदी लिखते हैं बच्चे। मैटर्स का मतलब पदार्थ, पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर का मतलब मिश्रण, इसका मतलब शुद्ध पदार्थ। फिर मिक्सचर को दो भाग में बांट सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है आपका विषमांगी मिश्रण। प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है तत्व, और यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब यौगिक, कंपाउंड का मतलब यौगिक। इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में करते हैं, मिक्सचर के बारे में। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके बाद फिर आपको बता देंगे मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर उसमें एलिमेंट्स और आपका कंपाउंड्स। तो मतलब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मतलब आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो रहा है, लेकिन आगे की जो चीज़ पढ़ेंगे वो मतलब आपका यूनिक होगा सब, ठीक है। तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं किसके साथ, मिक्सचर के साथ। तो मिक्सचर सुनने से ही पता चलता है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। और मिश्रण जो भी बनता है या तो उसमें दो पदार्थ होते हैं या दो से अधिक होते हैं, दो पदार्थ होते हैं या दो से अधिक होते हैं। तो मिश्रण जो बनता है ये आपका निश्चित मतलब डिफिनिट रेशियो में नहीं मिलाया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करें, होमोजीनियस का उदाहरण है, जैसे पानी में आप चीनी को घोलिएगा तो चीनी का कण हर एक जगह एक समान हो जाता है। जैसे पी के देखेंगे तो सभी जगह मीठापन एक ही जैसा होगा। तो चीनी और पानी क्या हो गया, होमोजीनियस। नमक पानी क्या हो गया, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिश्रण को के बारे में बात करें तो हेट्रोजीनियस में जैसे मान लीजिए आप चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, दाल ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, मिला दीजिए तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर, तो ये मिक्सचर आखिर होता क्या है, तो मिक्सचर में सीखेंगे आप लोग। पहला लाइन जो इसमें सीखेंगे लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखिएगा, ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस। ए मिक्सचर contains two or more substances, two or more substances present in any ratio, present in any ratio। तो आप क्या बोल सकते हैं, कहने का मतलब किसी भी अनुपात में मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों, या बोल सकते हैं मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ, इसका हिंदी क्या होगा, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं। क्या बोलिएगा, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ, हिंदी वाले लिख लेंगे, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित रहते हैं। याद हो गया, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित रहता है, मतलब उसका फिक्स रेशियो नहीं है ना। दूसरा पॉइंट और क्या इसमें जान सकते हैं, और ये पॉइंट आपको पता चल गया, ये मिश्रण है आपका, क्या है आपका, मिश्रण है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे इसके अंदर आता है दो, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण में क्या आप पाएंगे, समांगी मिश्रण में होता क्या है कि जो पदार्थ होते हैं वो एक मतलब बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। यूनिफॉर्मली का मतलब जैसे पानी में आप चीनी को मिलाएंगे तो चीनी का कण सभी जगह एक समान स्प्रेड हो जाता है। अब पता नहीं कर पाएंगे कौन पानी, जैसे पानी और चीनी मिला देंगे तो पता चलेगा कौन चीनी है कौन पानी है। मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान क्या होता है,
फैल जाते हैं या मिल जाते हैं। तो बोल सकते हैं कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स, अब बोल सकते हैं द कंपोनेंट्स आर completely mixed with each other। क्योंकि मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें कितना, दो या दो से अधिक कंपोनेंट चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। एंड और इसमें क्या जोड़ सकते हैं, एंड इट्स composition is यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, एक समान। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज करते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म दिया जाता है, मतलब सबका ड्रेस क्या होता है, सेम होता है, कौन बड़ा कौन छोटा कुछ नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, द कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर, मतलब होमोजीनियस में क्या होता है, अवयव, कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अवयव। अवयव मतलब पदार्थ ही बोल सकते हैं। तो अवयव जो है होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, अवयव एक दूसरे के साथ मिलता है, पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ मिलता है, और बोल सकते हैं इसका संगठन एक समान होता है, इसका संगठन एक समान होता है। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, अवयव एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिलते हैं या पूर्ण रूप से मिलता है या मिश्रित होता है। मिक्स का मतलब यहाँ क्या है, मिश्रित होना। तो अवयव एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिश्रित होता है और इसका संगठन समान होता है। इसका संगठन क्या होता है, समान होता है, एक समान होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल यदि लेंगे तो शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, इट से बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिलाइए, नमक पानी को मिलाइए, एयर का जो कंपोजिशन है ये क्या है आपका, मतलब एक समान है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि कौन कौन है। तो शुगर और शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी का विलयन, एयर का मतलब वायु, ये सब क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ये आपका होमोजीनियस होता है। तो आप क्या करें, फटाफट इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। अब जो विषमांगी होता है, जैसे आप कंकड़ है, चावल है, चीनी है, नमक है, सबको मिला दीजिए, तो फिर क्या होता है, जब इन लोगों को मिला देंगे तो इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसको देखा जा सकता है कि ये नमक है, ये कंकड़ है, चावल है, दाल है, पहचान भी सकते हैं ना, लेकिन जो आपका होमोजीनियस होता है उसमें पहचाना नहीं जा सकता, यही अंतर है। तो आप बोल सकते हैं इसका जो कंपोजिशन जो है फिक्स, मतलब आप बोल सकते हैं इसका जो कंपोजिशन है वो क्या नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो होमोजीनियस में कंपोजिशन जो था यूनिफॉर्म था, मतलब इसका मतलब होता है संगठन समान नहीं होता है, मतलब एक जैसा नहीं होगा। उसके बाद आप जो है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मिक्सचर का उदाहरण लें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण लें तो क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर, पल्स एंड स्टोन। आप सिंपल आप देखते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, है ना। अब इसको आसानी से हम क्या, तो कहने का मतलब आपका होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, और इसमें जो है फिक्स नहीं होता है। मिक्सचर यदि उदाहरण बोलेंगे तो मतलब नमक हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, कंकड़ यानी कि पत्थर का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। उसके बाद यदि देखा जाए यहाँ पे आगे की बात करें,
नोट करके याद करेंगे। जो मिश्रण होता है उसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि मिश्रण को अलग कैसे किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ, या बोल सकते हैं मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, ऐसे भी बोल सकते हैं मिक्सचर कैन बी separated by simple physical क्या चीज, सिंपल फिजिकल मेथड दैट इज क्या क्या हो सकता है, मतलब सिंपल हैंड पिकिंग बोल सकते हैं, सिंपल हैंड पिकिंग पैकिंग क्या बोल सकते हैं, सिंपल हैंड पैकिंग, मतलब हाथ से इसको अलग कर सकते हैं, हाथ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो सिंपल हैंड पिकिंग कर सकते हैं। उससे भी नहीं होता है तो फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन मेथड से, फिल्टर करके, कैसे करके, फिल्टर करके कर सकते हैं, या फिल्ट्रेशन ऐसे लिखेंगे फिल्ट्रेशन से। या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं जैसे डिस्टिलेशन होता है, क्या होता है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन एंड एक और हो सकता है जिसको बोलते हैं आसवन बोला जाता है, डिस्टिलेशन। इन सारे मेथड से इसको अलग कर सकते हैं। आप देखिए सिंपल फिजिकल मेथड दैट इज मतलब सिंपल हैंड पिकिंग, मतलब इसको हाथ से भी चुन के अलग कर सकते हैं। जैसे चावल में कभी कंकड़ होता था, हम लोग क्या करते हैं, हैंड पैकिंग करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, चुन के बाहर निकाल देते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब छान के, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं, छान लेते हैं, क्या करते हैं, छान लेते हैं, तो फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपका एक चीनी और पानी, नमक और पानी का सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन समझिए, चीनी और पानी का या नमक और पानी का सॉल्यूशन, तो उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, दोनों का। अब यहाँ पे चीनी का या फिर बोल सकते हैं चीनी का या फिर नमक का और जो है आपका पानी का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हम लोग पानी को सिंपली गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी वाष्प में बदल के निकल जाएगा और आपको जो बचेगा क्या चीज, क्रिस्टल बचेगा नमक का, तो क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन में क्या है, डिस्टिलेशन में मान लीजिए आपका जो डिस्टिल वाटर का नाम सुने होंगे, डिस्टिल वाटर मतलब जैसे कि मान लीजिए पानी में कुछ अशुद्ध पदार्थ मिले हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम पानी को बॉईल कर देते हैं। पानी को क्या करते हैं, बॉईल करने के बाद वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदलता है, वेपर में बदलता है। किस में बदलता है, वेपर में। और उस वेपर को कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है। क्या होता है, संघनन। उस वाष्प को फिर ठंडा करेंगे तो फिर किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी है, वाटर में जो इम्प्योरिटी था, उसका बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो उसमें इम्प्योरिटी मिला हुआ है और जिसको आप अलग करना चाहते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट यदि अलग है। जैसे पानी में कुछ अशुद्ध पदार्थ है, तो जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, पानी के नीचे कुछ कुछ बैठ जाता है व्हाइट कलर का। तो यदि उसको बॉईल कर दिया जाए, पूरा वाष्प में बदल दिया जाए, तो जो व्हाइट दिख रहा है वो वहीं रह जाएगा कंटेनर में, और वाष्प जो है किसी दूसरा कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। उसको जब ठंडा करेंगे फिर दूसरा कंटेनर में क्या करेंगे, पानी को निकाल लेंगे। तो वो डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर जैसे आप बैटरी का पानी जो है उसमें डालते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं दांत वगैरह साफ करवाने, तो जो आपके मुंह में पानी डालता है वो होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर असल प्योर वाटर होता है, उसमें कोई मिलावट ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड यानी कि सिंपल हैंड पैकिंग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छान कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलीकरण करके कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब आसवन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टलीकरण, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, हैंड पैकिंग का मतलब होता है हाथ से चुन के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हम लोग सीखे यहाँ पे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मतलब मिक्सचर के बारे में। तो कहने का मतलब इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब संगठन समान नहीं होता है, समान संगठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी आपका प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में।
तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो बोल सकते हैं इसमें जो मतलब कंपोनेंट कंबाइन करता है वो फिक्स रेशियो में करेगा। क्या करेगा? फिक्स रेशियो में करेगा, डेफिनेट रेशियो में करेगा, और इसका कंपोजिशन फिक्स होता है। तो बोल सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन, शॉर्ट में याद रखिएगा, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का जो मतलब क्या होगा, कंपोजिशन फिक्स होगा, मतलब यहां पे अवयवों के संगठन निश्चित होता है, एंड फिक्स डेफिनिट रेशियो होता है। क्या होता है? डेफिनिट रेशियो। कंपोनेंट्स कंबाइन विथ डेफिनिट रेशियो। उदाहरण देंगे समझ में आ जाएगा। डेफिनिट रेशियो का मतलब होता है आपका निश्चित अनुपात में मिलता है, मतलब अवयव जो है, सबसे पहले इसका कंपोजिशन, अवयवों के जो संगठन है निश्चित होता है, फिक्स होता है। कंपोनेंट्स कंबाइन विथ डेफिनिट रेशियो, मतलब अवयव जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, एक निश्चित अनुपात में करेगा। किस में करेगा? निश्चित अनुपात में करेगा। जैसे पानी है, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी H2O बोलिएगा, अमेरिका में बोलिएगा तो वही क्या है? H2O है। तालाब का पानी H2O, समुद्र का पानी H2O। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये फिक्स रेशियो में मतलब जुड़ता है। हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए कॉपर का कोई छड़ ले लें या एल्युमिनियम का। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, ये किसका छड़ है? एल्युमिनियम का। तो इसमें सिर्फ एल्युमिनियम ही होगा, एल्युमिनियम का एटम होगा। इसमें क्या है? सिर्फ एल्युमिनियम का एटम है, ठीक है। क्योंकि प्योर है। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर ले लें, Ag ले लें। Ag का मतलब सिल्वर होता है, Au का मतलब गोल्ड हो गया। Au का मतलब क्या हो गया? गोल्ड हो गया। इसके अलावा क्या ले सकते हैं? H2O, H2O मतलब वाटर। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? C6H12O6। तो ये सब क्या है? एक फिक्स, जैसे आप ग्लूकोज का सूत्र है, कहीं भी बोलेगा तो क्या बोलेगा? C6H12O6। मतलब ग्लूकोज जब भी तभी बनेगा जब कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। मतलब पानी तभी बनेगा जब हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। बाकी जितने भी आपका मेटल्स हैं वो क्या होता है? प्योर अवस्था में होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है? एक ही टाइप का एटम्स पाया जाता है, एक ही टाइप्स का एटम पाया जाता है। तो आगे फिर बताएंगे। उसके बाद इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसको यदि अलग करना चाहेंगे तो सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। बोल सकते हैं इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसको आप यदि अलग करना चाहेंगे तो साधारण भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। बोल सकते हैं इसे सेपरेट का मतलब पृथक्करण होता है। पृथक्करण मतलब अलग करना। तो इसे, इसका हिंदी हो जाएगा इसे साधारण भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे 2 पॉइंट और बचा हुआ है। एक आपका क्या है? एलिमेंट, और दूसरा है आपका कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस देख लिए, इसका कंपोजिशन फिक्स होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन जो रेशियो होता है, कंपोजिशन का जो रेशियो होता है वो डिफिनिट होता है। और इसको मतलब क्या बोलते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिक्सचर को कर लेते हैं वैसा इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अभी देखिए ध्यान देंगे हम लोग एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब तत्व होता है।
तत्व जो होता है एक सिंगल मतलब एक ही टाइप के एटम से मतलब एक ही टाइप के एटम से बने होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे? एक ही टाइप के मतलब एटम से बने होते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं एन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप पार्टिकल्स। सिंपल याद रखने का तरीका है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एन एटम कंसिस्ट एन, जैसे क्या बोल सकते हैं, एन एलिमेंट ना, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलिएगा? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के कण होते हैं। जैसे फेरस है तो सिर्फ फेरस रहेगा। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम है तो इसमें सिर्फ एल्युमिनियम के एटम रहेगा। ये पार्टिकल्स एटम्स है, ये पार्टिकल्स क्या है? एटम है। ठीक है, यदि आयरन का रहेगा तो सिर्फ आयरन रहेगा, कॉपर का रहेगा तो कॉपर, सोना रहेगा तो सोना, चांदी रहेगा तो चांदी, मतलब गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा सिर्फ। और यदि आपका सिल्वर ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या होगा? सिल्वर पार्टिकल होगा। आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल यदि हम बोले तो इसका एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। AU मतलब क्या होता है? गोल्ड। AG का मतलब सिल्वर होता है। AL का मतलब एल्युमिनियम होता है। CU का मतलब कॉपर होता है। तो यदि कॉपर का कोई तार ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या होगा? कॉपर। एल्युमिनियम का कोई चीज ले रहे हैं उसमें सिर्फ क्या होगा? एल्युमिनियम। AG तो यदि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना होगा, यहाँ पार्टिकल्स मतलब क्या है? एटम्स। यहाँ पार्टिकल्स का मतलब है एटम। तो वैसे पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहेगा, पार्टिकल्स मतलब एटम्स यहाँ बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप का पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि मान लिया जाए इसी का यदि मॉलिक्यूल्स बनता है तो एटम्स भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स। क्यों नहीं होगा? जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ है अकेला नहीं रह सकता है, जैसे ये फ्री स्टेट में रह सकता है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ अकेला नहीं रह सकता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को बोलिएगा अकेले रहेगा क्या? नहीं, हमेशा रहेगा O2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन को H लिखते हैं क्या? नहीं, H2 लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं या फिर O2 H2O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, N2 हो सकता है, सल्फर लें तो S8 हो सकता है। तो ये सारे के सारे किसका उदाहरण है? आपका एलिमेंट्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है लेकिन बना किससे? सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ। जैसे ऑक्सीजन है तो सिर्फ क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, और यदि सल्फर है तो सिर्फ सल्फर रहेगा। तो ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। तो एलिमेंट्स जो होते हैं सिर्फ एक ही टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। और नेक्स्ट कहानी है आपका कंपाउंड का। कंपाउंड कैसे बनेगा? देखिए बहुत ही सिंपल है। कंपाउंड का है तो आप जैसे आप सुने होंगे कि मान लिया जाए आपका दिया हुआ H2O दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है। तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स ढेर सारा जब जुड़ जाता है तो कंपाउंड बनता है। जब ढेर सारे एटम्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। डिफरेंट टाइप का एटम कंबाइन करेगा तो क्या बोलेंगे? उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कंपाउंड्स में देखेंगे हम लोग व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड्स देखिए, नेक्स्ट आपका कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं यौगिक। तो क्या बोल सकते हैं? व्हेन 2 और मोर atoms of different elements combine then compound are formed। मतलब जब दो या दो से अधिक जब अलग अलग
तत्वों के, जब अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं, इन्हें कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो याद रखिए, जब विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु, जब विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे यौगिक कहा जाता है। तो याद रहेगा, जब विभिन्न प्रकार के क्या चीज? तत्व, या विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु संयुक्त करते हैं, तो उसे क्या बनता है? तो यौगिक बनता है। तो क्या बनता है? यौगिक। तो यौगिक कैसे बनेगा? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन अलग टाइप का एलिमेंट से, ऑक्सीजन अलग टाइप का एलिमेंट से, दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड्स। सिंपल। तो याद रखिएगा, जब, जिनको हिंदी जाए लिख लेंगे, जब विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं, तब यौगिक बनता है। तब क्या बनता है? यौगिक। तो याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एलिमेंट्स में क्या था? सेम टाइप्स रहेगा एटम, सेम टाइप के एटम रहेगा, सेम टाइप का। जैसे ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और उसका एटम्स जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। तो याद रखिएगा, जब विभिन्न प्रकार के, या जब अलग अलग तत्वों के परमाणु संयुक्त होते हैं, तब यौगिक बनता है। इसको लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल यदि देखना चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ H2O, वाटर, CO2। अब देखिए, हाइड्रोजन अलग टाइप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग टाइप का है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। फिर C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया। या फिर आप शुगर ले सकते हैं, C12H22O11, ये क्या आपका? शुगर। तो ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करता है। एलिमेंट्स पे सेम टाइप का एलिमेंट्स, सेम टाइप का एटम कंबाइन करेगा। जैसे यहाँ में O2 है तो सिर्फ क्या रहेगा? O2। H2 है तो सिर्फ क्या रहेगा? H2। दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है मैटर पोर्शन, मैटर का जितने भी चीज़ था सब समझा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जो भी 11th के बच्चे हैं उनके पास पहुंच जाना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। और आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ बता दिया गया है, हिंदी बोल के और अंग्रेजी लिख के। तो जिनको हिंदी चाहिए, हिंदी लेक्चर देखते समय क्या करेंगे? कॉपी कलम लेके बैठ के लिखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कोरोना से बच के रहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते रहिए। और आज के लेक्चर यहीं समाप्त हो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद।